आइरिस अपनी माँ के लिए रो रही थी, लेकिन फिर वो अपने ड्रेस की स्लीव फाड़कर ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं उसे बचा सकती हूँ। लेकिन हान ही जैसे तैसे कहती है कि आइरिस रुको, मतलब वो कहना चाहती थी कि मैं नहीं बचूंगी। आइरिस सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसे बचाने के लिए सब कुछ किया, मैं तो उसके साथ ज्यादा टाइम रही भी नहीं हूँ। इस लाइफ में मेरी माँ क्यों मर रही है, इसके बदले अगर मैं मर जाती तो ये बेहतर रहता। तभी उसकी माँ उसका फेस छूती है और कहती है कि आइरिस अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आइरिस कहती है कि ऐसा मत कहो, खालिद तुम्हें जल्दी ही हील कर देगा। हानी कहती है कि वो असैसिन तुम्हें मारना चाहता था, उसे लगा कि मैं तुम हूँ। आइरिस उसे बोलने नहीं दे रही थी कि माँ अभी एक शब्द मत कहो, अपनी एनर्जी को बचा के रखो, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, खालिद आपको बचा लेगा। लेकिन हान ही बोल ही रही थी कि कोई तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हें ये याद रखना है। लेकिन आइरिस है कि रोई जा रही थी। हान ही उसे कहती है कि आइरिस मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करती थी। और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। आइरिस सोचती है कि इसकी जगह मैं मरने वाली थी, ये सपना है। वो खुद को जगाने के लिए अपने फेस पर स्लैप लगाने लगी। खालिद उसे रोकता है कि आइरिस बंद करो ये प्लीज। खालिद भी रो रहा था और उसे पता चल गया था कि हान ही पूरी तरह से मर चुकी है, क्योंकि वो एक हाफ डेविल है और वो ये सेंस कर सकता है। आइरिस कहती है कि खालिद प्लीज मेरी माँ को बचा लो, तुम ये कर सकते हो है ना, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज खालिद उसे वापस लाओ, सब कुछ शुरुआत से शुरू करो, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी, तो प्लीज टाइम को पीछे कर दो। खालिद थोड़ी देर ऐसे ही चुप रहता है और फिर कहता है कि तुम ये जानती हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा सिर्फ एक ही बार कर सकता हूँ। फिर उसकी माँ मर जाने के बाद आइरिस जैसे जिंदा लाश हो वैसे ही रहती थी। हानी के फ्यूनरल के बाद वो अपने बेड पर ही रहती और कहीं पे भी नहीं जाती थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और वो हर वक्त अपनी माँ के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन तो वो ऐसे ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो खालिद उसके पास था और वो उससे माफी मांग रहा था। वो रोता हुआ कह रहा था कि आई एम सॉरी आइरिस, इस बार सब कुछ ठीक होना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत घमंडी हो गया था और केयरलेस हो गया। आइरिस उसे ये कहना चाहती थी कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो, ये सारी मेरी ही गलती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन वो बोल ही नहीं पा रही थी, उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। खालिद काफी देर तक उसके पास बैठा बैठा रोता ही रहा और फिर जब वो चला गया तब आइरिस सो गई। वो अकेली ही थी। उसे सपना आ रहा था, उसकी माँ उसके चारों ओर थी और उसे बुला रही थी कि आइरिस अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कोई तुम्हें मारना चाहता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ आइरिस, मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करती थी। आइरिस झटके से सपने से जागी और सोचती है कि क्या फाइनली ये ड्रीम खत्म हो गया। खालिद वहीं पे ही उसका उठने का इंतजार कर रहा था। अब आइरिस धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होने लगी थी। वो सोचती है कि मेरी माँ ने कहा था कि कोई मुझे मारना चाहता है, उसने जरूर ही गलती कर दी होगी क्योंकि हम दोनों एक जैसी ही दिखती है। लेकिन आखिर असैसिन मुझे मारना क्यों चाहता है? मेरी पिछली लाइफ में मेरी शादी के 1 साल बाद में मरी थी, लेकिन इस बार ये 6 महीने के बाद ही हुआ। इस बार ये सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। मैंने टाइम ट्रैवल किया, इसके बाद काफी कुछ बदल गया है। खालिद के साथ मेरी रिलेशनशिप बदल गई, ड्यूक बिट्राइस को हमने सबक सिखा दिया, मैंने मेरी माँ को कासल में लाया, सब कुछ तो बदल गया, तो फिर आखिर पहले जैसा है क्या? आखिर क्या नहीं बदला है? वो बहुत डीपली सोचती है और उसके दिमाग में आ ही गया कि रूमर्स, पास्ट लाइफ में भी आइरिस के मरने से पहले यही रूमर्स थी कि आइरिस प्रेग्नेंट है। पास्ट लाइफ में आइरिस की रिलेशनशिप खालिद के साथ इतनी ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी, लेकिन शेड्यूल के हिसाब से उन दोनों को साथ में नाइट्स बितानी पड़ती थी, तो इसकी वजह से ही कासल में ये रूमर्स थी कि वो प्रेग्नेंट है। तो आइरिस को पता चल गया कि आइरिस खालिद के बच्चे से प्रेग्नेंट है, इसलिए ही कोई उसे मारना चाहता था। वो खालिद को बुलाती है तो खालिद तुरंत ही उसका हाथ पकड़ कहता है कि हाँ आइरिस, क्या तुम्हें प्यास लगी है, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? आइरिस कहती है कि आई थिंक मुझे पता चल गया है कि मेरा मर्डर क्यों हुआ था। खालिद कहता है तुम इस बारे में मुझे बाद में बता सकती हो। आइरिस कहती है कि शायद असैसिन ने मुझे इसीलिए मारा होगा क्योंकि उसे लगा होगा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, क्योंकि पिछली लाइफ में जब मैं मरी थी तब भी ऐसी ही रूमर्स चल रही थी। तुम तो उस वक्त मुझसे इतनी ज्यादा बात नहीं करते थे, तो तुम्हें ये पता नहीं होगा। और उस वक्त भी आइरिस को ये पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट थी या नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर को दिखाने जाती उससे पहले ही वो मर गई थी। तो खालिद कहता है कि इस बार मैं तुम्हें छोटे से छोटे खतरे से बचाऊंगा, आई स्वेयर। और थैंक यू सो मच कि तुमने खुद पे गिव अप नहीं किया, अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैं खुद भी नहीं जी पाता। आइरिस सोचती है कि खालिद भी मेरे जितना ही हर्ट हो रहा होगा, तो वो कहती है कि मेरा ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। इस बार चाहे मैं कितनी भी सैड हूँ, चीज़ें कितनी भी मुश्किल हो जाए, लेकिन मैं इसे सहन कर लूँगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे पास हो। वो खालिद को गले लगा लेती है और कहती है कि आई लव यू खालिद। और वो सोचती है कि हाँ अब मैं जिंदा हूँ, मैं अब आगे से कभी आंसू नहीं बहाऊंगी जब तक मैं मेरी माँ का बदला नहीं ले लेती।
खालिद पूछता है कि आइरिस अब तुम क्या करोगी। आइरिस कहती है मैं मेरा बदला लूंगी, चाहे वो कोई भी हो जिसने मेरी माँ का मर्डर किया है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, अगर इसकी वजह से मुझे नर्क में जाना पड़े तो भी। और वो सोचती है कि मुझे लग रहा था कि मैंने मेरा बदला बहुत पहले ही ले लिया है, मैंने उस दिन खालिद को रोक दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि खालिद मेरे लिए अपने हाथ गंदे करे। लेकिन इस बार चीज़ें अलग है, इस बार मेरी जगह मेरी माँ मरी है तो मैं उसके लिए ज़रूर रिवेंज लूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी दूर जाना पड़े। खालिद कहता है कि अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। आइरिस कहती है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसकी कसम खाती हूँ कि मैं ऐसा करके रहूँगी, और वो खालिद को किस करती है। फिर दूसरे दिन खालिद ने ये अनाउंस कर दिया कि आइरिस को मिसकैरेज हो गया है, मतलब उसके पेट में बच्चा मर गया है। और सब लोगों ने इसका यकीन भी कर लिया क्योंकि अभी ही आइरिस की माँ की डेथ हुई थी और इसके शौक की वजह से आइरिस का बच्चा पेट में ही मर गया। लेकिन आइरिस तो शुरुआत से ही प्रेग्नेंट थी ही नहीं। लेकिन फिर भी खालिद को चिंता थी कि इस रूमर्स को स्टॉप करने की वजह से ये पक्का नहीं है कि आइरिस 100% सेफ है। लेकिन इससे उन लोगों को थोड़ा टाइम मिल गया और खालिद ने कासल के चारों ओर गार्ड्स की संख्या भी दुगना करवा दी थी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं चला था कि आखिर खालिद का बच्चा उसके पेट में है तो उसे कौन मारना चाहेगा। खालिद का ऐसा कौन सा एनिमी है जो उसके बच्चे को पैदा होने से पहले ही मारना चाहता है। अगर वो पावर और सत्ता चाहता है तो खालिद को पहले मारकर आइरिस और उसके बेटे का इस्तेमाल करके इस लैंड पे राज कर सकता है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइरिस को लगा कि खालिद के दुश्मन ने ये नहीं किया है, शायद उसे मुझसे प्रॉब्लम है क्योंकि मैं एक सर्वेंट की बेटी हूँ और जो कलीस के नोबल मैन है उसे तो पावर, पैसा, सत्ता और शोहरत चाहिए होती है। तो आइरिस का शक है कि कोई कलीस के नोबल मैन ने उसे मारने की कोशिश की होगी। खालिद कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ये जानकर तुम्हें मारना चाहते हैं, वो तो मेरे सामने तुम्हारा नाम बोलने की भी हिम्मत नहीं कर सकते, वो मेरी पीठ पीछे ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। आइरिस कहती है कि मेरा खून एक नीची जाति का है तो वो ये चाहते होंगे कि नया राजकुमार जो आए वो मिक्स ब्लड ना हो। तो खालिद गुस्सा हो गया कि आखिर कौन ऐसा है जो मेरी वाइफ को इस तरह से बुलाने की हिम्मत करेगा। और वो आइरिस से उन नॉवेल्स का नाम पूछता है कि किसने तुम्हें मिसट्रीट किया है। आइरिस कहती है कि नहीं। खालिद कहता है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि जो कुछ हुआ उसके बाद तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन एक बार मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ। लेकिन आइरिस कहती है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ। खालिद उसे मना कर रहा था लेकिन फिर भी आइरिस उसे मना ही लेती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ काम करने दो। आइरिस खालिद को काफ़ी सारे नोबल मैन्स के नाम बताती है जिसने उसके साथ मिसबिहेव किया था। खालिद तो अपना सर पकड़ लेता है कि इतने सारे, लेकिन आइरिस ने सभी के नाम नहीं बताए थे, उसने तो मेन लोगों के नाम ही बताए थे। सोचो अगर सबके नाम बताए होते तो कितनी बड़ी लिस्ट होती। पहले वो लोग प्रोरान फैमिली के बारे में देखते हैं और खालिद को पता था कि वो आजकल अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो शायद उसने ही असिसिन को यहाँ पे भेजा होगा और उसकी फैमिली यहाँ पे कासल में आती जाती रहती है तो उसे यहाँ के रास्ते पता होंगे। लेकिन फिर काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद भी उन लोगों को कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। वो पूरी रात तक इन्फॉर्मेशन देखते ही रहे और सुबह हो गई। तो खालिद कहता है कि चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, इस तरह से तो तुम बीमार पड़ जाओगी। डाइनिंग रूम में हान ही की सीट खाली थी तो आइरिस को उसकी याद आ गई। तभी ईथन वहाँ पे उसे कुछ रिपोर्ट करने आ गया। उसके पास प्रोरान फैमिली का लेटर था, वो लोग कुछ मदद मांग रहे थे और वो शायद सीरियस था। उन लोगों की जगह पे काफ़ी सारे मर्डर्स हो रहे थे तो इसीलिए ही वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे हेल्प की। ईथन आइरिस की ओर देखता है और सोचता है कि अभी रिसेंटली उसकी माँ की हत्या हुई है, ये मैटर उससे भी ज़्यादा परेशानी देने वाला है, क्या वो ठीक तो होगी ना। और वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट मैटर था तो इसीलिए ही मुझे आपको यहाँ डिस्टर्ब करने आना पड़ा, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रोरान फैमिली की ये प्रॉब्लम थी कि उसके लैंड में जो मैजिक यूज़ करने वाले लोग होते हैं वो अचानक से ही अपना आपा खो बैठते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। और ऊपर से प्रोरान फैमिली के पास ज़्यादा म्यूजिशियन नहीं है और इन पागल म्यूजिशियन की वजह से उसके लैंड को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा है तो वो इसीलिए ही मदद मांग रहे हैं। वो लोग कई हफ्तों से इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो इसीलिए ही शायद उसे जो टास्क दिए गए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे थे। तो खालिद कहता है कि उन लोगों को हमें जल्दी ही बता देना चाहिए था। ईथन कहता है उन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना लंबे वक्त तक चलेगा तो इसीलिए ही उसने आपको नहीं बताया। खालिद कहता है लेकिन फिर भी उन लोगों को हमें रिपोर्ट तो करना चाहिए था। कोई बात नहीं, जल्दी ही मुझे उसे रिप्लाई भेजना पड़ेगा। फिर आइरिस उसे पूछती है कि प्रोरान फैमिली के पास म्यूजिशियन कम क्यों है, मुझे तो हमेशा ही ये लगता था कि वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। खालिद कहता है प्रोरान से एक नाइट की फैमिली है। आइरिस कहती है तो तुम्हारा मतलब कि जो लॉर्ड हेराल्ड है वो बहुत ही अच्छे स्वॉर्डमैन होंगे है ना। खालिद कहता है कि हाँ वो एक डिसेंट स्वॉर्डमैन है
तो ये सुनकर आइड्रिस को हेराल्ड पे शक होने लगा कि कहीं वही तो असेसिन नहीं था, लेकिन वो खुद को रोकती है कि नहीं, मुझे ऐसे ही कंक्लूजन पे नहीं आ जाना चाहिए, मुझे पुख्ता सबूत ढूंढना पड़ेगा पहले। और उसे पता चला कि खालिद पर्सनली प्रॉरन फैमिली के घर में जाने वाला है, तो वो भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है।